रोहित जैसे ही अनिका को ढूंढता हुआ कैफे के अंदर आया, मैनेजर अनिका के पैरों के पास से खड़ा होकर अपने कपड़े सीधे करने लगा। जूनियर मैनेजर भी काफी डरी हुई लग रही थी। उन दोनों को एक बात पता थी कि अगर अनिका ने रोहित को सब कुछ बता दिया तो उन दोनों की नौकरियों के साथ साथ रोहित उन पर इतनी बड़ी पेनल्टी और जुर्माना लगाएगा कि उनके लिए उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सीनियर मैनेजर और उसकी जूनियर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर सनी इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो मामला कुछ और होता। सनी के दिल में लोगों के लिए काफी प्यार था और वो समझ सकता था कि कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती थीं। मगर रोहित के बारे में उन दोनों ने ये सुन रखा था कि रोहित एक बेहद ही रूड बिजनेसमैन था और बिजनेस में रोहित कभी किसी इमोशन को जगह नहीं देता था। रोहित ने आज तक कभी पैराडाइज इंटरनेशनल होटल की ऑपरेटिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कभी नजर नहीं डाली थी। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के पास और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे जिनमें रोहित का ज्यादातर वक्त बीतता था। रोहित जब भी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल आता था तो वो सिर्फ और सिर्फ होटल में होने वाले कामकाज और स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी बातें ही गौर करता था। रोहित का ये उसूल था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिस किसी बिजनेस से जुड़ा हो, उस बिजनेस के साथ जुड़े क्लाइंट कभी ये कंप्लेंट ना कर पाए कि उन्हें मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ काम करके अफसोस हुआ। चाहे वो होटल की बात हो या फिर केमिकल इंडस्ट्री की या टेक्सटाइल या शिपिंग। रोहित चाहता था कि उसके कस्टमर जो उसके क्लाइंट एक बार उसके साथ जुड़ने के बाद जिंदगी भर के लिए सिर्फ उसी के साथ बिजनेस करते रहें। अनिका को ढूंढ रही रोहित की नजरों ने जब देखा कि अनिका कैफे के कोने में एक टेबल पर मैनेजर और उसकी जूनियर के साथ बैठी थी, तो रोहित तेजी से अनिका की ओर अपनी कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित को मैनेजर के पास आता हुआ देखकर मैनेजर धीरे से अनिका की ओर मुड़कर कहने लगा, मैडम प्लीज प्लीज मैडम, सर को मत बताइएगा। रोहित को अपने पास आता हुआ देखकर अनिका ने भी बिल्कुल धीमी आवाज में मैनेजर से कहा, ठीक है, तुम भी सर को इसके बारे में कभी कुछ मत बताना। अनिका की बात सुनकर मैनेजर और उसकी जूनियर हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैनेजर और उसके जूनियर ने मन ही मन सोच लिया था कि आज उनकी छुट्टी पक्की थी। अगर अनिका ने अपने पति और होटल के मालिक रोहित को सब कुछ सच बता दिया तो उनके साथ क्या होगा, ये सोच सोचकर ही उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। मगर जब अनिका ने मैनेजर से कहा कि रोहित को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं थी, तब मैनेजर और उसकी जूनियर अचानक चौंक गए। रोहित और अनिका के बीच में अभी काफी ज्यादा डिस्टेंस था, इसलिए रोहित सुन नहीं पाया था कि मैनेजर और अनिका के बीच क्या बातें चल रही थीं। कुछ ही सेकंड में जब रोहित कैफे के कोने में बने एक छोटे से टेबल पर बैठी अनिका के पास पहुंचा, तब कुछ देर के लिए रोहित अनिका और उनके सामने खड़े मैनेजर को देखता रहा। अनिका की टेबल पर एक कॉफी मग पड़ा था। रोहित ने जब मैनेजर के रिएक्शन को देखा तो वो समझ गया कि मैनेजर काफी घबराया हुआ लग रहा था। अनिका के चेहरे को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे अनिका काफी गुस्से में थी। अनिका को इस तरह परेशान देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, एनी प्रॉब्लम? रोहित का सवाल सुनने के बाद अनिका ने गहरी सांस ली और रोहित की ओर देखकर कहा, नहीं, दरअसल वो मैं कॉफी पीना चाहती थी। मैंने कहा था कि कॉफी मुझे विदाउट शुगर चाहिए, मगर इस कॉफी में शुगर थी। अनिका का ये जवाब सुनकर मैनेजर और उसके जूनियर एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सी बात को लेकर अनिका इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए अनिका के बगल में बैठते हुए रोहित ने अनिका से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी कॉफी मंगवा देते हैं। रोहित का इशारा समझते ही सीनियर मैनेजर ने अनिका की टेबल से कॉफी मग उठाते हुए कहा, मैडम आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं अभी आपके लिए दूसरी कॉफी बनवा देता हूँ। ये कहकर मैनेजर और उसकी जूनियर कॉफी मग उठाकर वापस किचन की ओर जाने लगे। तभी रोहित ने उन्हें आवाज लगाते हुए रोका। रोहित की कड़क आवाज सुनते ही मैनेजर के पांव जैसे जमीन में जम गए। मैनेजर के हाथ में कॉफी मग था और मैनेजर के हाथ कांप रहे थे। मैनेजर डरते हुए पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित अपनी जगह से उठकर मैनेजर के पास आया। रोहित के जूतों से आने वाली आवाज पूरे कैफेटेरिया में गूंज रही थी, मगर रोहित के जूतों की आवाज
सबसे ज्यादा मैनेजर के दिल पर छाप छोड़ रही थी। मैनेजर के हाथ पांव खड़े खड़े ही ठंडे हो रहे थे। मैनेजर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रोहित मैनेजर के बिल्कुल पास आया और बड़ी ही धीमी आवाज में मैनेजर से कहने लगा, देखिए, मैं नहीं जानता आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं। शायद हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, मगर मैं आपको इतना बता दूं कि हमेशा से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का यही मोटो रहा है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मेरे परिवार के साथ यहाँ इस तरह की चीज हो सकती है तो फिर आई एम श्योर कि आप लोग कस्टमर्स के साथ भी रिपीटेडली ऐसी चीजें करते होंगे। रोहित की ऐसी बात सुनकर मैनेजर के हाथ पांव और भी ज्यादा ठंडे पड़ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या कहे। इससे पहले कि मैनेजर कुछ बोलने की हिम्मत करता, रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मैनेजर से कहा, और ये मत भूलिए कि इंसान जो कुछ भी काम करता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। आप भी यहाँ पर काम करते हो सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं भी एक आम आदमी हूँ। भले ही आज दुनिया की नजरों में मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ, मगर सच कहूँ तो मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए करता हूँ। और आपको इतना याद रखना होगा कि मेरे परिवार को यहाँ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोहित ने भले ही ये बात बड़ी ही नर्म तरह से कही थी और बिल्कुल धीमी आवाज में कही थी, मगर रोहित की ये बातें सुनकर मैनेजर का दिल बैठ रहा था। मैनेजर अच्छी तरह से जानता था कि भले ही रोहित ने जिस तरीके से ये बात कही थी वो काफी सॉफ्ट तरीका था, मगर रोहित ने धीमी आवाज में मैनेजर को चेतावनी दी थी कि रोहित के खानदान को अगर उसने अनदेखा किया तो फिर ये शायद उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा और वो अपनी नौकरी से हाथ धो सकता है। मैनेजर और उसकी जूनियर कॉफी मग लेकर किचन के अंदर चले गए। रोहित मुड़कर अनिका के पास आया। अनिका अभी भी काफी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका के चेहरे पर काफी परेशानी देखकर रोहित ने अनिका से कहा, छोड़ो अनिका, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि ना तो मैनेजर से कोई गलती हुई थी और ना ही अनिका ने जो बात रोहित को बताई थी वो सच थी। अनिका बस अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। अनिका के पास बैठे रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, आई थिंक अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस वक्त तुम कई सारी उलझनों में उलझी हुई हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफी परेशान हो, मगर मैं बस तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हारा साथ दे या ना दे, इंसान की जिंदगी के साथ उलझने हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं। तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में जो उलझी हुई हो। हम सब अपनी अपनी उलझनों से काफी परेशान हैं। ये सामने तुम जितने भी गेस्ट देख रही हो, जिनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान नजर आ रही है, जो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए, खिलखिलाते हुए, गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से भागना चाहते हैं। तुम इस वक्त बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हो जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे एक बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि दुनिया काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से जितनी सीधी सादी और सुंदर नजर आती है, ये दुनिया उतनी सीधी और सरल है नहीं। रोहित की बात सुनते ही अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, कहीं ना कहीं मैं भी यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी दुनिया कितनी सीधी है। हालांकि अनिका ने बातों ही बातों में सीधे सीधे रोहित से कहा था कि वो जानना चाहती थी कि उसकी जिंदगी से जुड़ा, उसके परिवार से जुड़ा शख्स, जिसे लोग अनिका के पति के नाम से जानते थे, वो आखिर कौन था। वो चेहरा जो इस वक्त अनिका के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था, क्या वो सचमुच इतना सीधा और सरल था जितना वो कह रहा था, या फिर उसके चेहरे के साथ कोई और पहलू भी जुड़ा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल की बातें अनिका के दिमाग में गूंज रही थीं। शराब की बोतल एविडेंस ट्रे में होना, रोहित को बार बार इंस्पेक्टर गेरीवाल का कॉल आना और रोहित के बारे में श्रेया और बाकी लोगों का रवैया अनिका की समझ के बाहर था। अनिका किसी तरह उस नकाब के पीछे वाले रोहित को जानना चाहती थी, मगर अनिका की बात इस वक्त रोहित के लिए समझ पाना बेहद मुश्किल था। रोहित ने अनिका की पीठ थपथपाते हुए कहा, सब कुछ समझ जाओगी, बहुत जल्द सब कुछ समझ जाओगी, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हारे अंदर छुपी डॉक्टर अमृता इस अनिका का इलाज करेगी।
क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग इस दुनिया का सबसे जीनियस दिमाग है। और तुम देख लेना, तुम इस दुनिया की पहली ऐसी एग्जाम्पल बनोगी जो खुद ही खुद का इलाज करके खुद को ठीक करेगी। भले ही अनिका के मन में इस वक्त रोहित के लिए काफी उलझनें चल रही थी, मगर रोहित ने जो कहा था वो बात अनिका के दिल को छू गई थी। अनिका खुद भी कई दिनों से ये चाहती थी कि अगर अनिका इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी और उसके हाथों में सचमुच कोई चमत्कार था, तो काश कोई ऐसा दिन आए कि अनिका खुद ही खुद का इलाज करके अपने आप को अपने अतीत से जोड़ सके और अपनी जिंदगी से जुड़े सारे राज को जान सके। अपने कमरे में बैठी शर्मिला बस आसमान की ओर देखकर यही सोच रही थी कि वो V16 पावर ड्रग को कैसे हासिल कर सकती थी। ना सिर्फ शर्मिला के मिशन के लिए, मगर अब ये बेहद जरूरी था कि शर्मिला अगर अपने भाई को दोबारा देखना चाहती थी तो उसका V16 पावर ड्रग तक पहुंचना बेहद जरूरी था। शर्मिला जानती थी कि उसे जल्दी से जल्दी कोई प्लानिंग करके V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर वो अपने भाई को बचाना चाहती थी तो किसी भी हालत में उसे V16 पावर ड्रग मां साहब के हवाले करना था। मगर शर्मिला यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि वो किस तरह V16 पावर ड्रग तक पहुंच सकती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि V16 पावर ड्रग कहाँ था, किसके पास था और इस वक्त किसके कब्जे में था। बस शर्मिला को इतना पता था कि V16 पावर ड्रग रोहित और अनिका के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता था कि वो कहाँ था। रोहित और अनिका के करीब पहुंचने के लिए शर्मिला ने सनी को एक सीढ़ी बनाई थी, मगर सनी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद शर्मिला को वो सीढ़ी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सनी के बारे में जैसे ही शर्मिला सोचती थी, शर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगते थे। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि अपने मकसद को कामयाब करने के लिए ही उसने सनी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था। हालांकि शर्मिला ये भी जानती थी कि सनी कहीं ना कहीं सचमुच उससे प्यार कर बैठा था, मगर आवेश में आकर सनी ने शर्मिला को जो शब्द कहे थे वो शर्मिला की बर्दाश्त के बाहर हो गए थे। मगर शर्मिला को अभी भी अपने आप पर पछतावा हो रहा था। काश उसने सनी पर हाथ नहीं उठाया होता और काश सनी के साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ होता। मगर अब शर्मिला जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था वो उसे मिटा नहीं सकती थी, ना ही उसे बदल सकती थी। मगर अपने भाई के साथ जो हो सकता था वो किसी भी हालत में शर्मिला होते हुए रोकना चाहती थी। शर्मिला किसी भी हालत में अपने भाई को मां साहब के खतरनाक चंगुल से बचाना चाहती थी और अपने भाई को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहती थी, जिसके लिए उसे V16 पावर ड्रग की जरूरत थी। बार बार सोचने के बाद शर्मिला के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। शर्मिला ये जान गई थी कि अगर उसे V16 पावर ड्रग तक पहुंचना था तो किसी भी हालत में उसे अनिका के साथ नजदीकियां बढ़ानी होंगी। मगर शर्मिला ये भी जानती थी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल था।